बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ सारा शेख दी स्टोरी टेलर और मैं आपको अपने चैनल कहानी पॉइंट पर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी हौसला अफजाई और आने वाली तमाम वीडियो अपडेट से बाखबर रहने के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आए आज की किस्त का आगाज करते हैं। खयाम को देखते ही फवाद ने सहन के अतराफ में बुलंद तरीन पहाड़ों की तरफ इशारा किया। इन बुलंद तरीन पहाड़ों पर कोई भी नहीं चढ़ सकता जो हमें कोई देख सके, इसलिए हुरिया की बात ठीक है, हम सहन में ही अमल शुरू करेंगे। खयाम मुसलसल पहाड़ों की तरफ देख रहा था। वो लोग हमें तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फवाद सर झटक कर बोला, इतने रोज से ऐसा कुछ किया नहीं, एक दिन में क्या कर लेंगे? बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम आज मगरिब के बाद अपना अमल शुरू करेंगे। खयाम ने अस्वात में सर हिलाया और फिर वो दोनों अंदर कमरे में चले गए। खयाम विशा के करीब बैठ गया। फवाद क्या कह रहा है? विशा ने खयाम से पूछा। खयाम ने इंतहाई संजीदगी से कहा, हमने तय कर लिया है, हम मगरिब के बाद ही अमल करेंगे। विशा ने गहरी नजर से खयाम की तरफ देखा। तुम बात प्लान की कर रहे हो और तुम्हारा लहजा तुम्हारे दिल की कैफियत की चुगली खा रहा है। क्या मतलब? खयाम ने सवालिया नजरों से विशा की तरफ देखा। विशा ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। मुझे बताओ, क्या सोच रहे हो? खयाम ने गहरी नजर से विशा की तरफ देखा। वही सोच रहा हूँ जो एक पल के लिए तुम भी सोचोगी। आज जो हम करने जा रहे हैं, ना जाने हम एक दूसरे के दोस्त रहेंगे भी या नहीं, ना जाने इस अमल का अंजाम क्या होगा। जो कुछ भी हो, मौत से बुरा अंजाम तो नहीं हो सकता और हम अपनी ये जिंदगी नहीं चाहते, मगर ये जरूर चाहेंगे कि हम जो रूप पी लें एक दूसरे से जरूर मिले। विशा ने खयाम का हाथ अपने हाथ में ले लिया। खयाम ने विशा के हाथ पर धीरे से हाथ रखा। चलो फिर ढेर सारी बातें करते हैं। हुरिया और फवाद भी उदास बैठे थे। एक अजीब सा इज़्तिराब था उनके अंदर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिए की लो बुझने से पहले भड़कती है। वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले दिल की धड़कनों को महसूस करना चाहते थे। अपनी जिंदगी को शिकस्तों समेत खुदा हाफिज कह के खुद को एक नई जंग के लिए आमादा कर रहे थे। एक दूसरे से बातें करते करते कब मगरिब का वक्त हो गया उन्हें इल्म ही ना हुआ था। वो चारों फुर्ती से उठे और किताबें उठाई इस खौफनाक अमल की तैयारी करने लगे। अमल के तरीक़ेकार को दोहराने के बाद खयाम और फवाद ने लकड़ियां जमा करना शुरू की। फिर वो लकड़ियां लाकर के सहन के दरमियान में रखें और उन्हें आग लगा दी। उन लम्हों में उन्होंने अपने दिल से हर तरह के डर को निकाल फेंका और अपनी पूरी तवज्जो अपने अमल की तरफ मरकूज कर दी। चंद सादों के बाद वो चारों आग के इर्द गिर्द आलती पालती मार के बैठ गए। विशा के हाथ में शीशे की बोतल थी जिसमें एक खूबसूरत तितली थी जो स्टफ थी। उसके नाजुक पर खूबसूरत रंगों से भरे हुए थे। उन चारों ने आंखें बंद कर ली और एक खास अमल एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ने लगे। वो जो जो अमल पढ़ते जा रहे थे आग मजीद भड़कती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उन चारों ने आंखें खोली तो उनकी आंखें दहक के अंगारा हो रही थी। फवाद ने आग के करीब सुअर की हड्डियां और इंसानी खोपड़ी रखी और खयाम से गोया हुआ। अब हम मंत्र नंबर 5 पढ़ेंगे। विशा अपने हलक को छू कर निढाल हो रही थी। खयाम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मुझे तपती रेत पर फेंक दिया हो। पूरे जिस्म पर जलन का एहसास हो रहा है, हलक में सूख रहा है। उससे पहले कि खयाम कुछ कहता, फवाद सफाकी से बोला, कुछ भी हो, हमें ये अमल दरमियान में नहीं छोड़ना। तुम्हें मंत्र नंबर 5 हमारे साथ पढ़ना होगा। गला सूख रहा है तो आहिस्ता आवाज में पढ़ लो। विशा ने धीरे से कहा, कोशिश करती हूँ। उन चारों ने एक बार फिर आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रात के गंभीर सन्नाटे में यह मंत्र भयानक मावराई मखलूक के लिए बिलावा था। अचानक से तेज हवा का झटकर आया और आग बुझ गई। आग बुझने का मतलब था कि उनका मंत्र नाकाम हो गया है, उनका अमल अधूरा गया। हर तरफ धूल ही धूल हो गई। उन चारों ने आंखें खोली। धूल में तेज झक्कड़ के साथ बारीक बारीक कंकड़ियां उन चारों पर इस तरह बरसने लगी कि उनके जिस्मों पर जख्म हो गए। फिर उनकी समाज से वही गजदार आवाज टकराई जिसने उन्हें खुश आमदीद कहा था। उस आवाज के साथ तूफानी सूरत हाल भी खत्म हो गई। तुम लोग मेरी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हारे मखनियों वजूद जलकर राख हो जाएंगे और ये राख मट्टी में मट्टी हो जाएगी। अगर मावराई कुव्वतें हासिल करने हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। फवाद फिजा में गूंजती आवाज की सिमत का तयन करने लगा। तुम कौन हो? क्यों हमारे काम में दखल दे रहे हो? तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते?
गरजदार आवाज फिजा में फिर से गूंजने लगी। मैं एक आसेब हूँ, तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। काला जादू सिर्फ किताबों से नहीं सीखा जाता, इसके लिए घिनौने जुर्म करने होते हैं। इंसानियत की तजलील करके शैतान का साथ देना पड़ता है। अगर इन चीजों से बचकर अपने मकासद में कामयाब होना हो तो किसी बड़े आमिल की जरूरत होगी या मेरे जैसे आसेब की। विशा ने फवाद को आंखों से इशारा किया कि इस पर भरोसा किया जाए। फिर वो बुलंद आवाज में बोली, हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब तुम किसी न किसी शक्ल में जाहिर होगे। फिजा में दिल दहला देने वाला कहका गूंजा, मेरा हर रूप भयानक होगा। वैसे जो अमल तुम करने चाह रहे हो उसमें फौलाद का कलेजा चाहिए जो माफूकल फितरत मखलूक का हर रूप सह सके। चलो अब तो जाहिर होना पड़ेगा। उसके खामोश होते ही फिजा में खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर के बाद आवाज की शिद्दत में इजाफा हो गया। वो आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। वो चारों पागलों की तरह चारों तरफ देख रहे थे। यूं महसूस हो रहा था कि किसी माउराई मखलूक ने उन पर हल्ला बोल दिया हो, जैसे किसी गैबी मखलूक ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। हुरिया और विशा चीखती हुई फवाद और ख़याम की तरफ बढ़ने लगी तो फवाद ने हाथ से इशारा किया, जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो, अपने डर पर काबू रखो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विशा और हुरिया सहमी सहमी नजरों से इर्द गिर्द देख रही थी कि वो आसेब किस रूप में रोनुमा होता है कि अचानक उन्हें अपने करीबी दरख्त से आहट महसूस हुई। उन दोनों ने एक साथ पीछे देखा तो वो सर तापा कांप के रह गई। उनके हलक से कड़े चीख निकली। एक बदहेयत ज़ईफ आदमी चौपाहियों की तरह चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसका जिस्म भी चार टांगों वाले जानवर की तरफ मुड़ तुड़ गया था। जिस्म की हड्डियां जगह जगह से बढ़ी हुई थीं। कंधों की दोनों हड्डियां ऊंट की कोहानों की तरफ खड़ी थीं। और जब वो अपने दोनों बाजुओं और टांगों से किसी जानवर की मानिंद चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था तो गोया उसके जिस्म की सारी हड्डियां हिल रही थीं। फवाद के कहने के मुताबिक दोनों लड़कियों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से सब कुछ देखती रही। वो बदहईत शख्स फवाद और ख़याम की तरफ बढ़ने लगा। फवाद और ख़याम ने अपने डर पर काबू रखा। वो उन दोनों के करीब से गुजरता हुआ उनके सामने आ गया। उसका चेहरा और उसका जिस्म बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कब्र से मुर्दा उठ आया हो। वो उन दोनों की तरफ देख कर हंसा। क्यों, अपने आप को देख कर डर गए? क्या मतलब? ख़याम ने अपने खुश्क लबों को तर किया लिया। अगर तुम कमजोर इंसान 150 साल तक ना मरो तो तुम्हारा ऐसा हाल होगा। मैं उस वक्त 250 साल के ज़ईफ इंसान के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारा रूप कौन सा है? मेरा रूप अगर देख लेते तो अपना अमल भूल जाते, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे ही रूप में आया हूँ। वैसे भी मेरा तुम लोगों के सामने असली रूप में आना जरूरी नहीं था, मगर जो शैतानी अमल तुम करने जा रहे हो उसमें किसी भी वक्त कोई शैतानी ताकत तुम्हारे सामने आ सकती है। इसलिए एक बार फिर सोच लो, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हिम्मत हो या ना हो, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर तुम वाकई हमारी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम पर भरोसा करते हैं। यह कहकर फवाद ने ख़याम का हाथ पकड़ा और हुरिया और विशा के करीब चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हुरिया अपने अपने दोनों हाथ सवालिया अंदाज में फैला दिए। फवाद सरगोशी के अंदाज में गोया हुआ, मेरा जहन कहता है कि हमें इस पर भरोसा कर लेना चाहिए। इस पर भरोसा करने का मतलब है कि हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जो ये कहेगा, ख़याम ने कहा। तो कर लेते हैं जो ये कहता है, जो होगा देखा जाएगा। अगर हमें कुछ ठीक ना लगा तो हम पीछे हट जाएंगे। तुम सिर्फ ये सोचो कि हम जो कुछ करने जा रहे थे वो भी तो इंसान नहीं था, और ये एक गैबी मखलूक है, माउराई कुव्वतों के हामिल है। मेरे ख्याल में हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। फवाद की बात सुनकर विशा ने घबराहट से उस अजीबुल खलकत मखलूक की तरफ देखा जो कुछ ये कहेगा। अगर वो सब हमसे ना हो सका तो हम मना कर देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसको एक मौका दे देते हैं। ख़याम ने विशा को समझाया। फिर वो चारों उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़े। फवाद ने एक नज़र अपने तीनों दोस्तों की तरफ डाली, फिर वो उससे गोया हुआ, ठीक है, हमें मंजूर है, तुम जैसा कहोगे हम करेंगे। चंद सातों में वो बूढ़ा आदमी उन चारों को बगौर देखने लगा, फिर कर्जदार आवाज में बोला, जिस तरह आग के गिर्द पहले बैठे थे उसी तरह बैठ जाओ। आग दोबारा भड़क उठेगी। अपने अधूरे अमल को फिर से शुरू कर दो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारी आंखों में जलन महसूस ना हो तुमने आंखें नहीं खोलनी। आंखें खोलने के बाद तुम्हें जल्दी आग में जिन्नातों शयातीन के भयानक चेहरे दिखाई देंगे। उस वक्त बुलंद आवाज में जो रूप लेना चाहते हो वो सब कहना, लेकिन उससे पहले एक अहम बात है। वो खामोश हो गया। ख़याम ने पूछा, कौन सी अहम बात? खौफनाक आदमी अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाने लगा। यूं कह लो कि एक अहम सवाल है जो मैं तुम लोगों की आंखें खोलने से पहले करूंगा। अगर वो जवाब ठीक हुआ, तुमने सच बोला, तो ये सारा अमल आगे चलेगा।
اگر جھوٹ بولا تو یہ عمل وہیں رک جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا عمل شروع کرتے ہیں، خیام نے کہا۔ وہ چاروں آگ کے گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ انہیں آگ بھڑکنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چوں چوں عمل پڑھتے جا رہے تھے، ارد گرد کے ماحول سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دماغ جیسے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہر سوچ سے بے نیاز ہو جاتے، بھیانک آدمی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنے ذہن کی وسعتوں میں اس ایک جذبے کو ڈھونڈو جس کا احساس دوسرے تمام جذبوں پر غالب ہو۔ وہ چاروں اپنی سوچ کے دریچوں سے اپنے دل کے محسوسات میں کھو گئے۔ وشا کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر چھلک گئے۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، ساحل میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ فواد نے کانپتے لبوں سے کہا، جس زندگی میں وینا نہیں، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے۔ خیام اپنے لبوں کو اپنے دل کے احساسات بتانے سے روک نہیں سکا۔ اگر میں ایک عام انسان کی طرح جیتا تو اپنی خوشیاں وشا کی آنکھوں میں ڈھونڈتا۔ حوریہ اپنی آنسو سے بھرے چہرے کے ساتھ چیخ کر بولی، نفرت ہے مجھے محبت کے اس احساس سے جس کے نام پر لوگ ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہی جیسے ان کی میموری گم ہونے لگی، کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ان کا برین واش ہونے لگا۔ وہ عمل مسلسل پڑھ رہے تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھی۔ مگر جب ان آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دل دہلا دینے والا ایک بھیانک منظر تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جنات و شیاطین کے ہولناک چہرے نمودار ہونے لگے، جن کے ساتھ ہی فضا میں خوفناک کڑکڑاہٹوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ آگ میں ابھرنے والے چہرے جیسے آگ ہی کا حصہ تھے۔ ان کے نقوش بھڑکتی آگ کے ساتھ بھڑکتے اور سکڑتے۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ بخوبی جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ وشا نے شیشے کا جار اپنے ہاتھ پر رکھا جس میں ایک خوبصورت تتلی کا سٹف تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، تتلی کے روپ میں ایک خوبصورت بلا۔ حوریہ بلند آواز میں بولی، ایک خوبصورت ایسی آواز جو اس قدر دل فریب ہو کر لوگ اس کے پیچھے توڑتے توڑتے موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ فواد نے سگریٹ کا کش لیا اور اس کا دھواں فضا میں اڑا دیا۔ اس کا روپ لے کر اس ہوا میں بکھر جاؤں، کسی بھی وقت کوئی بھی روپ لے سکوں۔ خیام بھی بلند آواز میں بولا، اور اسرار قوتوں کی حامل، بس ایک روشنی کی شعاع میں جو کسی بھی وقت کہیں بھی نمودار ہو سکے، کوئی بھی روپ لے سکے۔ خیام کی بات ختم ہوتے ہی جیسے بھیانک شیاطین و جنات آگ سے باہر آ گئے۔ ان چاروں کی چیخو پکار فضا میں گونجتی رہی، پھر ایک بھون چال بھی میں ان کی آوازیں بھی کھو گئیں اور ان کے وجود بھی غائب ہو گئے۔ بھون چال ختم ہونے کے بعد نہ وہاں آگ تھی نہ لکڑیاں، اس طرح کی کوئی نشانی نہیں تھی جس سے پتا چلے کہ کیا ہوا تھا۔ مگر چند ساعتوں کے بعد ایک خوبصورت تتلی اڑتی ہوئی نظر آئی جو کیاری میں لگے پودوں میں چھپ گئی۔ ایک خوبصورت آواز فضا میں گونجنے لگی جس کے ساتھ ہی روشنی کی ایک شعاع اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا جو دیو ہیکل پہاڑوں کی طرف بڑھتا ہوا غائب ہو گیا، جس کے ساتھ ہی نسوانی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس گمبھیر سناٹے میں دل خراش کہکا سنائی دیا۔ بتحیت بوڑھا آدمی کہکے لگاتا ہوا درخت کے پیچھے سے چوپاہیوں کی طرف چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ بمشکل سیدھا کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھا اور وہ بتحیت بوڑھا آدمی وہیں نوجوان میں بدل گیا۔ اس نوجوان نے فاتحانہ انداز میں اپنے بازو پھیلا لیے۔ طلسمانی دنیا کا ساحر زرغام شیاطین و جنات پر راج کرنے والا آج اور طاقتور ہو گیا۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ پر اسرار روپ لے کر تم کیا کرنا چاہتے تھے، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں تم سے کیا کرواؤں گا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کہکا بلند کیا، تم لوگ مجھے آج سیب سمجھ بیٹھے تھے جبکہ میں انسان کا ہی روپ ہوں۔ زرغام اندر ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ پروفیسر حسنان نے اریبہ کو تو واپس بھیج دیا تھا، مگر وہ خود اور ان چاروں کے والد ایک خاص ٹیم کی مدد سے ان چاروں سٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت دنوں کی تگو دو کے بعد وہ سب واپس اپنے شہروں کو لوٹ گئے۔ اس مایوسی کے بعد ان چاروں کے گھر ماتم کدا بن گئے۔ 6 ماہ گزر گئے مگر خیام، وشا، فواد اور حوریہ کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ ان کے والدین نے ملک کا چپا چپا چھان مارا مگر کوئی ایسی نشانی تک نہ ملی جس سے ان کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہ سانحہ ان چاروں کے والدین کے لیے ایک روک بن کر رہ گیا۔ ٹی وی چینل پر وشا کی تصویر کے ساتھ مسنگ کا اشتہار دیکھ کر اس کے والد ظفر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے بیزاری سے سر کو جھٹکا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس صوفے کے قریب بڑھ رہی تھی جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ من ہی من میں بڑبڑائی، یہ لڑکی جب اس گھر میں تھی تو بھی آفت تھی اور اب گمشدہ ہو کے عذاب بن گئی ہے، نہ جانے زندہ ہے یا مر گئی ہے۔
वो झूठे टस्बे बहाती हुई जफर के करीब बैठ गई। न जाने विशा किस हाल में होगी। आखिर क्या जरूरत थी उसे ऐसे निकम्मे दोस्त बनाने की। विशा की गुमशुदगी के बाद ही सफर मारिया से उखड़ा उखड़ा सा रहता था। उसने तंजिया नजरों से मारिया की तरफ देखा। विशा के गुमशुदा होने में तुम्हारे रवैये का बहुत दखल है। तुमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी के जहन में पैदा होने वाली मनफी सोचों को ना पढ़ सकी। मैं तो कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर होता था, मगर तुम इस कदर बेखबर रही कि विशा ने दरगस लेना शुरू कर दिया और तुम्हें खबर ना हुई। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि विशा को माँ की जरूरत थी। मारिया गुस्से से खड़ी हो गई। आप ये भूल रहे हैं कि जब मैं उस घर में आई तो विशा उम्र के उस हिस्से में थी जब एक बच्ची की शख्सियत बन जाती है। उसकी खामियों और खूबियों में उसकी अपनी माँ का हाथ था, मगर तुम्हारे आने के बाद उसकी शख्सियत में जो बुलाओ मैंने देखा था वो गैर मामूली था। तो फिर इस वक्त अपनी बेटी को क्यों नहीं संभाला? अब क्यों ताव खा रहे हो? तुम उस वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जफर ने मारिया से कहा और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ किया। उसने अलमारी से एक बैग निकाला जिसमें उसने वो सारी खास खास चीजें रखी थी जो उसे विशा की अलमारी से मिली थी। उसने वो बैग बेड पर रखा और फिर से वो सारी चीजें देखने लगा। वो तमाम चीजें किसी की बर्बादी की दास्तां सुना रही थीं। वो उसकी चीजों को छूकर बेटी की गुर्बत को महसूस करने लगा। मारिया को मैं बातें सुना आया हूं, मगर अपने आप को कैसे सजा दूं? क्यों ना मैंने अपनी बेटी को वक्त दिया, परदेश में रहकर जिसके लिए दौलत जमा करता रहा, आज वही मेरे पास नहीं रही। मैं उसकी महरूमी को ना समझ सका, उसकी तरजीहात ना जान सका। वो मेरे साथ के लिए तरसती रही और जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो खुद को मुझसे दूर हो गई। हुरिया की वालिदा रुखसाना बेटी के गम में सख्त बीमार थी। उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो गया था। वो एक घरेलू औरत थी। हुरिया के वालिद तोकीर की शुगर मिल थी, जमीनें भी थीं जहां उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई हुई थी। जमींदारी के काम के लिए डेरों पर किसानों को रिहाइश भी दी हुई थी। हुरिया ही उनकी वाहिद औलाद थी। वो लेपालक थी। रुखसाना और तोकीर ने उसे बहुत प्यार दिया। उसके लिए वो सब कुछ किया जो इंसान अपनी सगी औलाद के लिए करता है, मगर उसे कहीं से इल्म हो गया कि वो लेबालग है। इस वक्त वो नहमो जमात की तलबा थी। अपनी जात की तलाश की खोज ने उसे बेराह कर दिया। फवाद का ताल्लुक भी अमीर बाइज्जत घराने से था। फवाद के वालिद शाह इंडस्ट्रीज के मालिक वकार अहमद, जिनके पास सब कुछ था सवाई वक्त के। फवाद की वालदा अहमद जो एक विमेन एनजीओ की जनरल सेक्रेटरी थी, औरतों की फलाह बहबूद का पेड़ा उठाने वाली खातून जो कभी अपने घर को घर ना बना सकी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात से लेकर औलाद के जज्बात तक सब कुछ पैसा और शोहरत के नशे में पामाल हो रहे थे।